नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम चार बहुत ही दिलचस्प संपादकीय लेखों को आप कह सकते हैं खंगालने वाले हैं। हाँ, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी सेहत, हमारे लोकतंत्र के कामकाज और यहाँ तक कि देश की सुरक्षा पर भी सीधा असर डालते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है कि इन जटिल विषयों की परतों को खोलें और समझें कि इनका हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है। और आज की हमारी चर्चा टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय लेखों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम अनुभव से। वजन कम करने की कोशिश करना और फिर बार बार फेल हो जाना। क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है? लैंसेट की एक नई स्टडी कहती है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। हाँ, स्टडी ये बताती है कि वजन घटाने वाले केवल 20% लोग ही 1 साल के बाद अपना वजन बनाए रख पाते हैं। सिर्फ 20%? हाँ जी, सिर्फ 20%। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी यूपीएफ्स। लेख में इन्हें फ्रैंकन फूड का नाम दिया गया है। फ्रैंकन फूड? ये तो सुनने में ही काफी डरावना है। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के भूख और पेट भरने के जो प्राकृतिक संकेत होते हैं उन्हें एक तरह से हाईजैक करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। मतलब ये जानबूझकर किया जाता है? लेख में शायद कुछ उदाहरण भी थे इसके। हाँ, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जिसमें फ्लेवर के नाम पर 50 तरह के केमिकल हो सकते हैं, लेकिन असली स्ट्रॉबेरी शायद एक भी नहीं। हो, दही वाला उदाहरण भी था। बिल्कुल। एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड दही जिसमें असली दूध से ज्यादा तो मॉडिफाइड स्टार्च, मिठास और नकली फ्लेवर होते हैं। तो मतलब ये हमें अपना आदी बना लेते हैं। एग्जैक्टली। लेख में यही जोर दिया गया है कि ये व्यक्तिगत अनुशासन का मामला है ही नहीं, ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, ठीक वैसे ही जैसे धूम्रपान और फेफड़ों का कैंसर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर ये व्यक्तिगत नहीं तो व्यवस्थागत होगा। बिल्कुल। और लेख में सरकारी नीतियों की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है। कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं। जैसे कि? पहला, पैकेट के सामने चेतावनी, फ्रंट ऑफ पैकेज वार्निंग्स। दूसरा, बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक। और तीसरा शायद टैक्स से जुड़ा था। हाँ, ऐसी टैक्स नीतियां जो बड़ी कंपनियों के मुनाफे के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। मतलब हेल्दी खाना सस्ता और ये फ्रैंकन फूड महंगा। लेख में एक सामाजिक पहलू भी उठाया गया है कि कामकाजी महिलाओं के पास पारंपरिक खाना पकाने का समय नहीं होता और पुरुषों को भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, ये भी एक जरूरी बात है। कुल मिलाकर लेख ये कहता है कि आज के दौर में स्वस्थ भोजन चुनना उतना ही मुश्किल हो सकता है जितना बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजना या घर खरीदना। सही बात है। तो ये तो हुई खाने के सिस्टम की बात। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे लोकतंत्र के सिस्टम और उसके संतुलन से जुड़ा है। आप राज्यपालों की शक्तियों वाले मामले की बात कर रही हैं? हाँ, सवाल यह है कि जब राज्यपाल राज्य विधानसभाओं से पास हुए बिल पर बिना कोई फैसला लिए बैठ जाते हैं तो क्या किया जा सकता है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कुछ बातें एकदम साफ कर दी हैं। क्या कहा है कोर्ट ने? पहली बात, राज्यपालों के पास विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठने की असीमित शक्तियां नहीं हैं। और दूसरी, अगर अत्यधिक देरी होती है तो राज्य न्यायिक समीक्षा के लिए अदालत जा सकते हैं। अच्छा, मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। हाँ, और अदालत ऐसे मामलों में सीमित निर्देश जारी कर सकती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने राज्यपालों के लिए कोई समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। सही कहा। और साथ ही डीम्ड असेंट के विचार को भी असंवैधानिक बताया। डीम्ड असेंट मतलब कि देरी होने पर बिल अपने आप पास मान लिया जाए? बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और ये फैसला तमिलनाडु के एक मामले में 2 सदस्यीय पीठ के पिछले फैसले से थोड़ा अलग है, जहां समय सीमा की बात कही गई थी। तो संविधान पीठ ने उस फैसले को एक तरह से पलट दिया। आप कह सकती हैं कि उसे न्यायिक सीमा का अतिक्रमण माना। इसका गहरा मतलब है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। और इसमें एक राजनीतिक पहलू भी तो है। ये समस्या अक्सर विपक्ष शासित राज्यों में ही देखने को मिलती है। बिल्कुल। इसी से तो राज्यपाल के पद को खत्म करने की बहस को भी बल मिलता है। तो कोर्ट का फाइनल संदेश क्या है?
सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई कि राज्यों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े। इसका स्थायी समाधान राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से निकलना चाहिए, न कि न्यायपालिका के हस्तक्षेप से। मतलब सिस्टम को खुद ही सुधरना होगा। चलिए अब देश के अंदर के सिस्टम से निकलकर एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जहां ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने अपने सांसदों को चीनी जासूसों से आगाह किया है। हाँ, और ये कोई आम चेतावनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख के अनुसार चीन सिर्फ प्रभावशाली लोगों को पैसे देकर खुफिया जानकारी नहीं हासिल कर रहा, वो तकनीक हासिल करने के लिए एक बहुत ही शातिर तरीका अपना रहा है। वो तरीका क्या है? देखिए, होता क्या है कि चीनी बैंक पहले अपनी ही टेक कंपनियों को कर्ज देते हैं। ठीक है। फिर ये कंपनियां अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ सामान्य व्यापारिक समझौते करती हैं और इस समझौते की आड़ में उनकी तकनीक हासिल कर लेती हैं। मतलब एक नॉर्मल बिजनेस डील की तरह दिखाकर। एग्जैक्टली। और लेख में इसका एक ठोस उदाहरण भी है। अमेरिका ने चीन को बेहतरीन सेमीकंडक्टर बेचने पर रोक लगाई। हाँ, ताकि वो एडवांस्ड AI ना बना सकें। एक बहुत बड़ी चेतावनी है। किस तरह की चेतावनी? लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीनी चिप्स भारतीय सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। जरा सोचिए, हमारे पावर ग्रिड में, बैंकिंग सिस्टम में, रक्षा उपकरणों में अगर ये चिप्स लगे हों तो क्या हो सकता है? ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। तो इस बाहरी खतरे से अब हम देश के अंदर की एक और बड़ी आर्थिक चुनौती बनाते हैं। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। और इसके साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे की जो पुरानी बहस है वो फिर से गर्मा गई है। ये बहस है दक्षिणी राज्यों और बाकी राज्यों, खासकर गरीब राज्यों के बीच की खाई की। और आंकड़े बताते हैं कि केंद्र के टैक्स बंटवारे में दक्षिणी राज्यों का जो संयुक्त हिस्सा था वो कम हो गया। हाँ, काफी कम हो गया है। 2010-11 में ये करीब 19% था, जो 2025-26 तक घटकर सिर्फ 16% रह गया। तो दक्षिणी राज्यों की ये चिंता तो जायज लगती है। बिल्कुल। उनका तर्क है कि वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान देते हैं तो उन्हें हिस्सा भी ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो संघीय ढांचे की भावना से जुड़ा है कि पिछड़े राज्यों की मदद करना जरूरी है। हाँ, ताकि संतुलित विकास हो सके। लेकिन यहीं पर एक डेटा पैराडॉक्स यानी आंकड़ों का विरोधाभास देखने को मिलता है। ये डेटा पैराडॉक्स क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब ये कि वित्तीय मदद के बावजूद अमीर और गरीब राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतर कम होने के बजाय बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो उल्टा हो रहा है। हाँ, 2009-10 में ये अंतर 2.1 गुना था, जो अब 2.8 गुना हो गया है। केरल में प्रति व्यक्ति खर्च 86,000 रुपए से ज्यादा है, तो बिहार में सिर्फ 24,000 रुपए के करीब। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पैसा देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, यही इस बहस का सार है। गरीब राज्यों को निजी निवेश आकर्षित करने के लिए अपने यहाँ बुनियादी ढांचा और कारोबारी माहौल सुधारना होगा। और एक और बड़ी चुनौती है राज्यों पर बढ़ता हुआ कर्ज। हाँ, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। 19 राज्यों पर उनकी GSDP के 30% से ज्यादा का कर्ज है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तो ये 40% से भी ज्यादा है। इसका असर तो पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता होगा। यकीनन, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए धन की लागत को प्रभावित करता है। तो आय के अंतर को कम करना और राज्यों के कर्ज का प्रबंधन करना, ये दोहरी चुनौतियां हैं। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे हमारे भोजन की थाली से लेकर विधानसभाओं तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और देश की आर्थिक नीतियों तक हर जगह जटिल चुनौतियां मौजूद हैं। और इन सभी मुद्दों में एक साझा सूत्र है, वो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी और व्यवस्थागत समाधानों के बीच का तनाव। चाहे वो सही भोजन चुनना हो, या राज्यपालों का संवैधानिक रूप से काम करना हो, या फिर राज्यों का आर्थिक प्रबंधन। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब चुनौतियां इतनी जटिल हों तो वास्तविक बदलाव लाने की शक्ति कहाँ निहित है? व्यक्तियों में, संस्थानों में, या उन व्यवस्थाओं में जिनके भीतर वे काम करते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है।